और चलिए फटाफट से होकर सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब ईशान और सवी ने एक दूसरे से दूर रहने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन दोनों इस बात से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और ईशान भी रेवा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं रेवा ने सवी को इस बात का एहसास करा ही दिया कि अब ईशान उसका नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल दहेज दासी। ये सीरियल राजस्थान में चलने वाली एक प्रथा पर बेस्ड है, जिसमें शादी के वक्त दुल्हन के साथ दहेज में एक दासी भी आती है। ये कहानी है चुनरी की, जिसको दासी बनाकर हवेली में लाया गया है। हवेली में सबसे ज्यादा प्रथा को मानने वाली है विंध्या देवी, जो कि अपने बेटे जय गोरावत से प्यार करती हैं और रीति रिवाजों को काफी मानती हैं। मेरा बेटा है, सुपुत्र है ये जय सिंह गोरावत। मेरे किरदार का नाम है विंध्या देवी। शी इज द एंटागनिस्ट इन दिस शो। शो का टाइटल हम सबको पता है, ये दहेज दासी है। राजस्थान में एक प्रथा है जो आज के टाइम पे देखेंगे तो कुप्रथा ही है, जहाँ ठाकुरों के घर में जब शादी होती है तो बेटी के साथ दहेज के सामान में एक दासी भेजी जाती है। वही है दहेज दासी। जो चुनरी है, चुनरी हमारी हवेली में आती है, विंध्या के हवेली में आती है। और कैसे विंध्या के पाथ में वो बार बार एक बाधा बन जाती है। विंध्या के लिए अपने प्रथाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है और अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। घर में दासी बनकर आई चुनरी के साथ विंध्या बहुत बुरा बर्ताव करती हैं और इस शो के जरिए मेकर्स राजस्थान के कल्चर, वहाँ की प्रथाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि औरतें हमें कई रूप में देखने को मिलती हैं। इस शो में तो एक दासी के रूप में भी देखने को मिल रही है, लेकिन जरूरी ये है कि हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। कि हमें एक ऐसा शो क्रिएट करना है जो राजस्थान के रंगों को लोगों के सामने लेकर जाए, पहली चीज़। दूसरा ये कि हमारी कहानी में कुछ ऐसी बात हो जो अब दिखाई नहीं जा रही हो। बालिका वधू का एक एग्जांपल लूँगा मैं। बालिका वधू भी एक प्रथा बेस्ड शो था और दहेज दासी की खासियत भी ये है कि एक प्रथा बेस्ड शो है। राजस्थान के रंगों को, राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान की वेशभूषा को लोगों के सामने ले जाने के साथ साथ में हमने एक कहानी को इंटरेस्टिंग वे में कहा है और हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नारी चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे दासी के रूप में हो, चाहे आपकी बहन, बेटी, माँ के रूप में हो, उसे सम्मान मिलना चाहिए। लीजिए छोड़ चली अबीरा अपना ससुराल, और अभी वो अपने ससुराल की चौखट के पार ही हुई थी कि वहां अरमान ने रूही के साथ शादी करने का ऐलान कर दिया। तो क्या इंतजार कर रहे थे अरमान आप भी अबीरा के घर से जाने का? हमने सोचा कि शुभ समय है तो क्यों ना सबको शुभ समाचार भी दिया। हमने रूही और अरमान के बारे में बहुत सोचा। हमें ये रिश्ता मंजूर। हम तुम्हें कल तक का वक्त देते हैं। हमने कोई फैसला हड़बड़ी में नहीं लिया अरमान, हमने जल्दी फैसला लिया। अबीरा और अरमान के तलाक को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं कि लीजिए हिदादिसा ने रूही और अरमान की शादी भी तय कर दी है। अब ऐसा किधर होता है? सच में हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही टू मच हो गया है। अबीरा अभी इसी घर में है, वो कुछ ही घंटों में इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर अरमान और रूही की शादी करनी ही थी तो कुछ दिन रुककर ही कर लेते। अबीरा के सामने इस रिश्ते का अनाउंसमेंट करने की इतनी क्या जरूरत थी?
किसी के जख्मों पर नमक कैसे लगाते हैं ये कोई दादी सा से सीखे। आज 4 बजे सुबह अमृत वेले दादी ने सबको उठाया और बोला ये आज का शुभ दिन है और आज शुभ समाचार ये है कि हमने जो रिश्ता है वो फिक्स कर दिया है रूही और अरमान का। एंड दादी हैज़ मेड अप अ माइंड। वहीं अबीरा जिसका रिश्ता अरमान से टूट चुका है, अब टूटे हुए मंगलसूत्र को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पगली ये नहीं जानती है कि रिश्ता टूट गया है, अब उसे संजोकर क्या फायदा है। अब अबीरा है बुरा मत मानना, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि रिश्ता टूटने का पूरा श्रेय आपको जाता है। दादी सा के मंसूबे को तो आप पहले से जानती थी, फिर दादी सा के कहने पर आपको ना कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए क्या हो रहा है। दिल ही दिल में आप अरमान से प्यार करती हैं, लेकिन आज अरमान के साथ आपका रिश्ता टूट गया है। पेनफुल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक जो चीज़ इतने महीने से गले में पहनी हुई थी, मंगलसूत्र जिसके इतने मायने होते हैं, जो शादी को 7 जन्मों के बंधन में बांध कर रखती है, उसे तोड़ दिया था अरमान ने। उसके सारे मोती बिखर गए थे। तब तो उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अब रात हो गई है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं, मैं तैयार हूँ बाहर जाने के लिए, और तब मैं जाके वो मोती उठाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इज़्ज़त करने वाली चीज़ है, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मैं एक एक मोती बिन के उठा रही हूँ। फिर उस टाइम पे लाइट चली जाती है, अरमान भी आ जाते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं, मैं कुछ उल्टा जवाब देती हूँ, जैसे हमेशा हमारे बीच में होता है। तो वही है कि दिल में कुछ है बट बोल कुछ और है। वही रूही आज बहुत खुश है, क्योंकि वो तो इतने दिनों से इसी फिराक में थी। अब आप सबको क्या लगता है कि अरमान और अबीरा का रिश्ता क्या बस यहीं तक था? इनके बीच कोई भी ऐसा रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं था क्या? अब हमारे और आपके लगने से क्या होता है? जिसे लगना चाहिए वो तो एक दूसरे के खिलाफ है। अब न जाने इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा मैजिक होगा कि इनका रिश्ता एक बार फिर से जुड़ जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जो कुछ भी गलत किया है ना शौर्य, तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती, सच में मैं माफी मांगती। जानती हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही होगी, ये जगह तेरे लायक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि प्रीता ने एक कोर्स किया हुआ है और टीवी सीरियल की हर अच्छी बहू को ये करना ही पड़ता है। ये है संस्कारी बहू कोर्स, और इसमें आपको बार बार माफी मांगनी पड़ती है। मैं माफी मांगती। आप पर कितने भी जुल्म हो, लेकिन आपको चुप रहना पड़ता है और पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते। अब बेचारी प्रीता की हालत भी कुछ ऐसी ही है। प्रीता पहुंची है जेल शौर्य से मिलने के लिए। अब जेल में राजवीर और शौर्य की इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, और उसके बाद प्रीता काफी शर्मिंदा है और वो शौर्य से माफी मांग रही है। राजवीर की गलती है और उसके लिए I'm sorry। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ, कोई भी बात हुई, वो इस हद तक नहीं होनी चाहिए थी कि उसका अंजाम ये हो कि तुझे यहाँ आना पड़े। और यहाँ माफी मांगते मांगते प्रीता की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये सब कुछ राजवीर की वजह से हुआ।
घर पर भी निधि ने प्रीता पर काफी इल्जाम लगाए हैं और निधि का कहना है कि प्रीता और राजवीर के घर में आने से घर में बैड लक आ गया है, क्योंकि कुछ न कुछ घर में गलत हो ही रहा है। लेकिन अब संस्कारी बहू होने के नाते प्रीता सब कुछ चुपचाप सुन लेती है, क्योंकि वो अब इस घर को अपना भी मानती है और ऐसे में अपनों की बात का क्या बुरा मानना। लेकिन भाई इन सब में प्रीता को मिला है काव्या का साथ, क्योंकि काव्या तो ये जानती है कि प्रीता ही उसकी असली माँ है। अभी अंदर सबके साथ प्रीता की लड़ाई हुई है और निधि मॉम ने बहुत सारे एक्यूजेशंस लगाए हैं प्रीता पर कि उसकी वजह से सब कुछ घर पे गलत हो जाता है। राजवीर और प्रीता एक बैड लक है हमारे घर के लिए। तो ये सब अब काव्या तो जानती है प्रीता उसकी असली माँ है, तो उसे वो सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो प्रीता के पास दौड़ कर चली आती है उन्हें बताने के लिए कि हाउ सॉरी शी इज़ फ्रॉम बिहाफ ऑफ एवरीवन। अब बेचारी प्रीता के साथ घर में इतना गलत हो रहा है, ऐसे में उसका साथ देने वाला कोई तो चाहिए। अब करण को छोड़कर घर में भला उसका साथ कौन ही देता है, और ऐसे में काव्या आकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। परिणीति में लीजिए टूट गया नीति का रिश्ता। वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि लड़के वालों को जो पता लग गया कि नीति मां बनने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कब, कहां और कैसे? वाह अरे वाह, दोस्ती निभाना तो कोई तुमसे सीखे। ये साबित कर सकती हूँ कि नीति मां बनने वाली है। बता सकती हूँ ये बच्चा किसका है और किसके साथ नहीं निकाला। कोई जरूरत नहीं कि बेहुदा सवालों के जवाब देने की। मुंह काला कर रही है किसी के साथ। बस रखिए, अब आप मुझे पार कर रही हैं। कोई पाप नहीं किया है। मेरी नीति गलत है। मैंने कहा ना नीति से मां बनेगी। हो जा प्लीज। नीति को क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं ये सारा तो प्रेग्नेंट नहीं है। नीति का मैं प्रेग्नेंट हूँ। परी की जिंदगी में लो जी एक और कांड हो गया है। कहाँ सोचा था कि नीति के हाथों में मेहंदी रचेगी, इस घर से वो विदा होगी। लेकिन अब तो नीति इस घर से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जिस परिवार से नीति का रिश्ता जुड़ रहा था उस परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। ये लायक नहीं है, नहीं किसी के विश्वास के और ना ही पवित्रता के। अब नीति ने जैसा सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। लड़के वालों को पता चल गया कि नीति प्रेग्नेंट है। अब सवाल ये उठता है कि परी इसका विश्वास करे तो कैसे। पहले तो परी और लड़के की माँ में एक खूब सारी बहस हुई। लड़के ने भी परी के सामने अपनी बात रखी। अब परी है कि सच सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे अपनी नीति पर पूरा भरोसा है कि नीति कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। नीति के लिए खड़े होने के बजाय तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। अगर मेरी नीति पर लांछन लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या कुछ भी बोले जा रही हैं आप? तो नीति दिखाने के लिए आंसू बहा रही है सबको, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। मैं भी बहुत खुश हूँ उसके लिए। अब परी तुम्हें नहीं पता कि नीति की नीतियाँ क्या है। उसने सच में कांड कर दिया है। उसके पेट में किसी और का नहीं बल्कि राजीव का ही बच्चा है। जी हाँ, कहानी में इसी बात का खुलासा होगा कि नीति सरोगेसी माँ बनने वाली है। अब ये खबर सुनकर ताई जी की तो तबीयत ही खराब हो गई और नीति और परी चुप की चुप रह गई। हाँ, सबका दिमाग आउट हो चुका है। पहले बहुत सब मेरे सपोर्ट कर रहे थे कि नीति ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। फिर जब मैं बोलती हूँ कि येस आई एम प्रेग्नेंट तो सबकी हवाइयाँ उड़ जाती है। ताई जी को तो चक्कर ही आ जाते हैं, उनको तो बेचारों को अंदर लेके जाना पड़ता है, बीपी ही लो हो जाता है उनका। अब सोचिए, ये बात तो हमने आपको बता दी कि नीति की कोख में किसका बच्चा है। जब नीति खुद इस बात का खुलासा करेगी तब क्या होगा। ये जायज़ औलाद है।
नीति ने फिर कांड कर दिया है और नीति हो गई है प्रेग्नेंट, मतलब फिर संजू क्या इसका? और अब मैं इसी घर में रहूंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मजा आ जाएगा। परी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठेगा कि आखिर ये कब हुआ है, क्योंकि कहानी में तो ऐसा कोई चैप्टर आया ही नहीं था। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो राजवंश जो है वो अपनी पत्नी पूर्वी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजवंश की मां है कि उनकी हर कोशिश में खलल डाल रही है। अब ऐसे में क्या राजवंश अपनी इस कोशिश में सफल होंगे? भाई ये तो देखने पर ही पता चलेगा। पूर्वी की वजह से कितना कुछ हुआ और तू उसे बेइज्जत कह रहा है। मैंने कहा ना तुझे, इसके बाद हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूर्वी है जिसकी वजह से बीजी वो सीढ़ियों से गिरी। वो पूर्वी है जिसकी वजह से बीजी को कितनी चोट। पूर्वी जिसकी वजह से आज हम सब न्यूज़ में हैं। भाई जिस बात का डर था आखिरकार वो ही हो रहा है। कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो हरलीन का बेटा ही पराया होता जा रहा है। अपनी माँ को छोड़कर अब उसे अपनी बीवी की फिक्र होने लगी है और ये बात हरलीन को हजम नहीं हो रही, क्योंकि उसे लग रहा है कि राजवंश अब उसके हाथों से निकलता जा रहा है और कहीं भविष्य में जाकर वो पूर्वी को अपना दिल ना दे बैठे। पराया तो नहीं हुआ, पर उसी रास्ते जाने के ये दे रहा है, तो उसे अभी कहते हैं ना डोर खींचनी पड़ेगी थोड़ी। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि पूर्वी जेल में है और जब राजवंश को इस बारे में पता चलता है तो वो सबसे पहले पहुंचता है पुलिस स्टेशन पूर्वी को बचाने के लिए। इधर प्राची भी पूर्वी को बचाने के लिए पूरी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन इन सब से अगर कोई खुश नहीं है तो वो है हरलीन। उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन गया होता है काम के लिए, तो हम उसको बताते नहीं हैं। पहली बात तो घर आता तो पता चलता ना, तो बिना पता किए उधर पुलिस स्टेशन पहुँच गया, जज्बाती हो गया। तो इस बात को लेके हरलीन बहुत अपसेट है। पहले जान तो ले हुआ क्या है। जैसे ही राजवंश घर पहुंचता है हरलीन उस पर भड़क उठती है और उसे याद दिलाती है कि पूर्वी खुशी की बहन है जिसने इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। लेकिन यहाँ भी राजवंश पूर्वी का साथ दे रहा है और उसका मानना है कि पूर्वी निर्दोष है, लेकिन यहाँ हरलीन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं वो उसे पूर्वी के खिलाफ भड़काती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या राजवंश पूर्वी को जेल से बाहर निकाल पाता है। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। अनफॉर्चुनेटली गाने का हुनर मेरे में नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आज तो ये गाना बनता है फॉर द वन एंड ओनली हर्षद चोपड़ा। जी हाँ, टेलीविजन के संस्कारी बेटे और लाखों दिलों की धड़कन, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। और हर वर्ष की तरह देखिए किस तरह सास बहू और साजिश के साथ उन्होंने भी खास अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन। अभी कंप्लेन मत करना कि हमने ट्राई नहीं किया, हमने पकड़ लिया तो आए हैं। मतलब कैसे मिस कर सकते हैं, हर्षद का बर्थडे है। हर्षद हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच।
नहीं, सबसे पहले फैंस को कुछ कह दीजिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। क्या बोलूं यार, कुछ बोलने लायक हो तो मैं जल्दी से बोलूं, फिलहाल के लिए थैंक यू ही बोल सकता हूं, बट फिंगर्स क्रॉस एंड थैंक यू सो मच। मैं सारे गिफ्ट्स एक साथ रखकर एक फोटो खींच के आई विल पोस्ट इट। मैं कसम से बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे पता चल सकता है, और मुझे समझ में नहीं आता जूतों के साइज कैसे पता चलते हैं। पापा जी से पूछूंगी मैं कि हम लोग हर साल मोस्ट ऑफ तो मिलते ही हैं अंकल से, लेकिन बच्चा अभी लगता है हर बर्थडे पे आपको लगता है कि अंकल बच्चा बड़ा हो गया? अभी भी लगता है क्या? तो बच्चा ही रहता है, बड़ा होता ही कहाँ है। मुझे अच्छा लगा कि क्या अभी भी पापा जी को फील होता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। अच्छा ही है। दाढ़ी के बाद सफेद हो रहे हैं पापा जी। तो बहू लाने वाली बात हो रही, फिर तो दाढ़ी के बाद सब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मेरे लिए बहू लेके आ इस जाओ। बार कहीं से नहीं आया, पापा जी खुद लेकर आए बहू। तो खुद ही बोला ना, दाढ़ी के बाद सफेद नहीं हो रहे, देखो काले हो गए, देखो गायब हो गए। हर साल की कुछ एक विश होती है क्या, हम आज इस साल मुझे ये करना है या कुछ करना, मतलब चीज़ें पूरी करनी है? आई डोंट नो यार, कुछ बर्थडेज ना ऐसे होते हैं बड़े जल्दी से आते हैं और बड़े जल्दी से चले जाते हैं। कुछ बर्थडेज ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे एंटिसिपेशन होता है कि यू नो कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज लुकिंग लाइक दिस एंड ये एंड वो। तो अब कसम से यार बर्थडे ना ऐसा लगने लगा है कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना खाली। तो अब इतनी एक्साइटमेंट होती नहीं है खुद का बर्थडे मनाने में, लोगों के बर्थडे में ज़्यादा होती है। सुबह मैंने देखा बहुत अच्छे से आपने दिन की शुरुआत की। आज बर्थडे है इसीलिए मतलब आपने नहीं, दिया बत्ती होती है घर में 2 बार होती है, कभी पापा जी करते हैं कभी मैं करता हूँ। यूजुअली पापा जी सुबह वाली और मैं शाम वाली, डिपेंडिंग ऑन मैं शूट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आज का कोई प्लान नहीं है। आई थिंक अंकल जी आपने कुछ सोचा है आज? आई थिंक हम लोग बाहर से खाना मंगाएंगे, खाएंगे, बस सेटल हो जाएंगे। अभी हम लोग आए हैं उज्जैन से बहुत सारा ट्रैवल करके थके हुए हैं सब। अच्छा, तो आप बता रहे हैं बहुत सारे तोहफे आए हैं जो अभी आपने फैंस के जो देख रहे हैं, जो बहुत आप उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने बहुत सारे तोहफे आपको भेजे? कसम से यार, आपके नाम कस्टमाइज करके। एक्चुअली हाँ, वही मैं बताना चाह रहा था। आई डोंट नो हाउ टू लेट एवरीवन नो कि आई हैव रिसीव्ड। मैं सारे गिफ्ट्स एक साथ रखकर एक फोटो खींच के आई विल पोस्ट इट, बट थैंक यू बहुत सारे। और मुझे समझ में नहीं आता जूतों के साइज कैसे पता चलते हैं। बट थैंक यू। मैं ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले कि अभी कुछ जो सवाल सब पूछ रहे हैं कि आप जब हर्षद से मिलेंगे तो ये ज़रूर पूछना कि वो क्या कर रहे हैं, कब दिखेंगे। इतने सारे क्वेश्चन है ना, तो हमारे पास भी जवाब नहीं होता है, क्योंकि जब मिलेंगे तो पूछेंगे और जब कुछ होगा तो बताएंगे, तो वो हर्षद ही बताएंगे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब जब कोई चीज़ एकदम कॉन्क्रीट हो जाए तब उसके बारे में बात की जाए। प्लस अगर कोई चीज़ हो रही है तो मैं चाहूँगा छुपाना, तो भी नहीं छुपा पाऊँगा, तो आई वेट। एंड ऑनेस्टली एंटिसिपेशन ही है भाई इस वक्त, खाली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स। तो आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर अच्छा होगा। वही अक्टूबर याद रखना। अक्टूबर में सबका बर्थडे आता है, इसलिए याद रखना। अक्टूबर में हमारा वही। तो अंकल जी, हर्षद इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्कारी बेटे जैसा कि इनकी एक छवि है और लोग इनको जानते भी हैं। आपने सबसे पहले किया कि अब शादी हो जानी चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और हम भी पूछते हैं, विवाह मैम भी जब भी पूछेंगी कब मिला रहे हो, तो आप चाहते हैं कि जल्दी से हर्षद जब इसकी छाव कर ले, नहीं पापा तो जी भी नहीं चलेगा। चाहते, नहीं करा तो भी चलेगा। पापा जी को कोई जल्दी नहीं है शादी की, पापा जी ने खुद ने बोला है अभी।
चिल है एकदम मामला। ये तो दाढ़ी सफेद हो गया बोला तो मैंने। कभी नहीं बोलूंगा, हो रही है बोल रहा था, हो रही है एक आध बाल ऐसे। हम लोग तो पूरे सफेद वाले ही है, हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारा हेरिडेटरी है। अच्छा देखिए, फिर भी जैसे मैं अभी आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि मतलब एक डे प्लान होता है हर किसी का। आप अपना पूरा आपका डे प्लान कैसे होता है? सुबह उठते हैं आप, वर्कआउट किस तरीके से आपका डे प्लान, आप हालांकि अभी आप आराम के मूड में है, तो किस तरीके से अपना शेड्यूल करते हैं? मैं सुबह आई थिंक बाय 7-8 माई डे इज डन। आई थिंक कितने बजे चालू होता है वो नहीं बोलूँगा, बट बाय 7-8 माई डे इज 7-8 इन द मॉर्निंग मेरा दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर कोई फ़ोन कॉल हुआ, कोई मीटिंग हुई, कोई कॉन कॉल हुआ, ये हुआ तो, नहीं तो जो करना है करो, सोना है सो, IPL देखना है IPL देखो, Xbox खेलना है Xbox खेलो। दिन में 3 बार तो हम लोग बैठ के यही डिसाइड करते रहते हैं अब क्या मंगवाएं और अब क्या खाएं। शाम को क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, तो बस दिन ऐसे ही जाता है हम लोगों को। टीवी पे आजकल आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं अपने फैंस को कि आप इन दिनों और क्या देख रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे क्या देख रहे हैं? क्या है ना, हाँ नहीं फिर भी क्या देख रहे हैं, कुछ रिकमेंडेशन कर सकते हैं? कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, बंद कर दो देखना सब। नहीं देखो तभी तो फिर फ्लरिश करेगा और उसके बाद फिर हम भी आएंगे। मतलब आपके फैंस आपके बारे में सब कुछ जानते हैं या कुछ एक हिडन है जो नहीं जानते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको सब बता दी चीज़ तो वो हमको बताते हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे पता चल सकता है। लाइक आजकल मुझे लगता है कि एड्रेस नंबर वगैरह बहुत आराम से पता चल जाता है, जूते का नंबर कैसे पता चलता है? मुझे जिन बातों में मुझे खुद को कन्फ्यूजन है वो कैसे पता हो सकता है? मुझे नहीं पता है कि 9 नंबर है या 10 नंबर है, उनको कैसे पता हो सकता है? 2 जूते हैं एकदम लाइक जब फिटिंग प्रॉपर, समझ नहीं है कैसे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनफैक्ट कई बार मैं जब सुनता हूँ उनकी बात तो मेरे को लगता है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ क्या, बट या आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे, लाइक मैं नहीं जानता खुद के बारे में, बट हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं ना, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इट्स भगवान की देन। हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक्स, और हम इसी तरह बर्थडे मनाते रहेंगे। और ना एक सरप्राइज भी है जो अभी मैं भी नहीं बोलूँगी। अंकल जी आप भी नहीं बोल। हाँ लेकिन वो सरप्राइज हम बोल नहीं सकते। हाँ तो वो जब होगा, बट वो सरप्राइज मिल जाएगा जल्दी, है ना पापा जी? हाँ अगले महीने दे देंगे पापा। सीरियल उड़ने की आशा में सचिन और साइली, भाई ऐसा लगा था कि ये तो अब जाकर करीब आने लगे हैं, लेकिन बीच में आ गई सचिन की शराब पीने की आदत और फिर से इन दोनों के बीच के फासले मानो बढ़ने लगे। सपना तो नहीं लेकिन ये हकीकत है, जहाँ पर सचिन दे रहा है साइली को गजरा। वो चाहता है कि आज साइली बन ठन कर रहे, क्योंकि इस शादी के बाद पहली बार उसके दोस्त आने वाले हैं अपनी वैनी से मिलने, अपनी वैनी यानी कि भाभी से मिलने। अब ये नज़ारा देखकर आप ज़रूर सोचेंगे कि सचिन और साइली के बीच सब ठीक हो गया है। नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही। आई थिंक ही ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट कि उसने जो गलत किया, मुझे परेशान किया इतना,
तो उसे थोड़ा सा पछतावा हो रहा है और उसी कारण आई फील कि उसने मुझे गजरा और ये बैंगल्स गिफ्ट किए, जो मैं आज उसके फ्रेंड की शादी की पार्टी में पहन के आ रही हूँ, जो कि हमारे लिए ऑर्गेनाइज की है। अब सब कुछ ठीक तो हो रहा था, लेकिन क्या करे, इस सचिन को शराब की लत इतनी बुरी लगी हुई है कि अपने दोस्तों के साथ इस शराब के नशे में वो इस कदर चकनाचूर हो गया है। अब अपने घर में सचिन पार्टी कर रहा है, आधी रात हो चुकी है, जोर जोर से गाना बज रहा है, आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब हो रही हैं और देखिए पड़ोस वाली आंटी पुलिस को लेकर आ गई है। अब यहाँ पर इतने सारे आदमी हैं और साइली अकेली, जबकि उसने कहा कि मैं सचिन की पत्नी हूँ, लेकिन सोचने वालों ने गलत सोचा और देखिए यहाँ पर साइली मुसीबत में फंस जाएगी, क्योंकि सचिन को तो होश ही नहीं है। ये लड़की इतनी मर्दों के बीच में तू क्या कर रही है यहाँ? सचिन, इन्हें कहो ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी इतनी? मुझे तो कुछ और ही लग रही है। अब ये बात बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ जाएगी। और आप सबको क्या लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद इस सचिन शराब छोड़ देगा? इस शराब की वजह से साइली को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, क्या इस बात का एहसास सचिन को होगा? अब होना तो चाहिए, हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आगे होगा क्या ये तो सचिन ही जान पाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नथ में लीजिए हो गई है बिग बॉस की एंट्री। अब बिग बॉस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्णा की लाइफ में कोई ऐसा आया है जो दिखता नहीं है, हाँ सिर्फ सुनाई पड़ता है। आखिरकार कौन है कृष्णा का ये बिग बॉस, आइए आपको बताते हैं। घरवालों के बारे में जानना है तुम्हें? लो अभी बता देते हैं। कृष्णा की जिंदगी में आ गया है बिग बॉस। ये बिग बॉस भी दिखाई नहीं देता है, केवल उसकी आवाज आती है। और देखिए ये बिग बॉस उसे कह रहा है कि जाओ जाओ ढूंढो, तुम अपने परिवार वालों को ढूंढो। अब कृष्णा परेशान है कि उसके अपने ही घर में आखिर ऐसा कौन आ गया है जो घर वालों को बंदी बनाकर रख रहा है। कभी बच्चे गायब हो जाते, तो कभी दादी, तो कभी बुआ। अब ये चाल कौन चल रहा है, फिलहाल कृष्णा को इसके बारे में पता नहीं है। फिर जब मेरे बच्चे गायब होते हैं, जब वो कमरे में नहीं होते, फिर उनको मैं ढूंढती हूँ, फिर देखती हूँ कि कोई भी कमरे में नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। अचानक सब लोग कहाँ चले गए, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कृष्णा के लिए। और देखते हैं वो कैसे निपटती है इन सब चीज़ों से। लेकिन हम जानते हैं कि कृष्णा के साथ बिग बॉस वाला खेल कोई और नहीं बल्कि सुकांत खेल रहा है। ये वही सुकांत है जो गौरी के साथ मिला हुआ था। अब दोबारा से वो कृष्णा की जिंदगी में लौट आया है और अभी कुछ समय तक कृष्णा परेशान रहेगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं। इस बारे में कृष्णा को कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, चोरी कर रहा है, रात को भाग रहा है, इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बस ये पता लगाने के चक्कर में है शुरू में तो, कि बस पता चले आवाज़ अजीब सी आ कहाँ से रही है। हमें पूरा यकीन है कि पलक झपकते ही वो अपने परिवार को एक बार फिर से छुड़ा लाएगी और सुकांत का पर्दाफाश करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे ही अगला नजारा देखकर तो आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। जी हाँ, सीरियल सुहागन में बिंदिया और कृष्णा साथ आ गई हैं। भाई आखिरकार इनको सच का पर्दा फाश जो करना है। अब तो सच बता दीजिए, कहाँ है अपनी दादी? कितनी बार कहे तुमसे बिंदिया, ये बड़बड़ा रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी को हमने सही सलामत घर पहुंचा दिया। हवा में लटकते लटकते भला कौन बातें करना चाहेगा।
वो भी उस वक्त जब जान जाने को है। लेकिन क्या करें, राइटर ने इनकी स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसी लिखी है कि हवा में लटकते लटकते क्रिश और बिंदिया को एक सच का पता चला। सच ये कि बिंदिया को मारने की कोशिश क्रिश ने नहीं बल्कि पायल ने की थी ध्रुव को भेजकर। दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी साजिश रची थी। इसका मतलब वो मास्क पहनकर साक्षी भाभी और पायल मिलकर इतना बड़ा धोखा दे रहे थे हमें। ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे बिंदिया। अब यहाँ पर क्रिश को भी सच्चाई का पता चला कि पायल और साक्षी भाभी मिलकर बिंदिया को गलत साबित करना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें कि सबकी जिंदगी से उसे बाहर निकालना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, अब देर आए दुरुस्त आए। दोनों को एक दूसरे का सच तो पता चला और अब इन दोनों ने हाथ भी मिला लिया है। तो क्या हम ये समझे कि अब पायल का किस्सा खत्म होगा? पहले बिंदिया भी उसी में इत्तेफाक से बिंदिया भी गिर जाती है, फिर बिंदिया को क्रिश ने बचाया, उसके बाद फिर बिंदिया ने फिर बचाया और फिर दोनों की अपनी अपनी बातें सॉल्व हुई कि नहीं मैंने धक्का नहीं दिया था, उसने बोला कि मैंने ये सब नहीं किया था। फिर दोनों के बीच में वो एक होता है ना मिलाप जैसा हो जाता है, वैसा हो गया। और वो अब जाएंगे जिसने जो रियल विक्टिम है, जिसने सच में ये किया है, उससे कैसे बदला लेंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब किस्सा खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक नया किस्सा जरूर शुरू होगा। और वो किस्सा क्या होगा वो हम भी जरूर देखना चाहेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।